नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अंकित गुप्ता जी के YouTube चैनल पर। और आप सभी का मैं अंकित गुप्ता करता हूं स्वागत है। आज हम लोग करंट अफेयर्स की क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाए हैं। उस क्लास को हम लोग कल जो सुबह 7 बजे करंट अफेयर्स की क्लास होगी उसके साथ आज की इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट MCQ बनते हैं और जो न्यूज़ बनती है उन्हें हम कल की क्लास में ही यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और आज दोपहर 12 बजे जुड़ना मत भूलिएगा, जो कि अप्रैल मंथ की अगर मैं बात करता हूं ऑलमोस्ट इस समाप्ति की ओर है। तो अप्रैल महीने के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के MCQ रिवीजन के साथ, या यूं कहें कि मंथली करंट अफेयर्स के साथ हम लोग यहां पर जुड़ेंगे दोपहर 12 बजे, तो जुड़ना मत भूलिएगा। आगे बढ़ते हैं और सीधी यहाँ पर बात करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सेशन की। और आज के इंपॉर्टेंट सेशन की बात करें तो सबसे पहले क्या होने वाला है, मोटिवेशनल कोट ऑफ द डे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। उसके अलावा इंपॉर्टेंट आर्टिकल पर एनालिसिस हम लोग डिस्कस करेंगे, एडिटोरियल्स का ओवरव्यू होगा, आर्टिकल का डिस्कशन करेगा, ये सारी चीज़ हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। और एक महत्वपूर्ण MCQ चैलेंज आप सभी से यहाँ पर पूछा जाएगा, जिसका आंसर आपको करना होगा कॉमेंट बॉक्स के नीचे सबसे लास्ट में, जब ये वीडियो आपका कंप्लीट हो जाए। आज की मोटिवेशनल कोट की बात करते हैं तो संगीता कुमारी जी का मोटिवेशनल कोट चुना गया है। ये कहती हैं कि जिंदगी में सफल होने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि उस सलाह पर काम करना जो आप दूसरों को देते हैं। तो जो सलाह आप दूसरों को देते हैं, अगर आप उन्हीं चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में अमल में लाएंगे तो आप बेहतर ज़िंदगी और आप भी बेहतर सफल जी पाएंगे या सफलता को हासिल कर पाएंगे। तो दूसरों को सलाह देने से अच्छा है कि उसे सबसे पहले अपने ही जीवन में उसे उतारा जाए। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर मोटिवेशनल कोट संगीता कुमारी जी ने यहाँ पर दिया है। आज हम लोग आर्टिकल्स के ओवरव्यू की बात करते हैं। तो आज का पहला आर्टिकल है वो है आपका सेफ रिटर्न। सीधा सा आप नाम से समझने का प्रयास कीजिएगा कि कोविड-19 के क्राइसिस के बीच में जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं उनको वापस उनकी घर वापसी को लेकर ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है। Amid the COVID-19 crisis, the distress faced by the migrant workers must not be ignored। यहाँ पर बात ये की जा रही है कि माइग्रेंट वर्कर्स का जो डिस्ट्रेस है या जो उनकी चिंताएं हैं, घर वापसी की जो चिंताएं हैं, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। आर्टिकल काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी सारी चीज़ों पर चर्चा करता है ये महत्वपूर्ण आर्टिकल, तो करेंगे डिटेल में डिस्कस, लेकिन आर्टिकल ऑफ द डे में। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो ये आर्टिकल अमेरिका से जुड़ा हुआ है और ये जो आर्टिकल है वो न्यूक्लियर आर्म रेस से जुड़ा हुआ है। एट द एज ऑफ अ न्यू न्यूक्लियर आर्म रेस, यहाँ पर ये बताया गया है कि दुनिया कहीं ना कहीं अमेरिका एक तरह से बढ़ावा यहाँ पर देख रहा है एक नई तरह की न्यूक्लियर आर्म रेस के बारे में। यहाँ पर बोला गया है द US मूव टू रिज्यूम, क्योंकि अमेरिका ने यहाँ पर ये तय कर लिया है मूव्स टू रिज्यूम द न्यूक्लियर टेस्टिंग, कि अब वो अपनी न्यूक्लियर टेस्टिंग यहाँ पर जारी रखेगा या शुरू करेगा। ऑल्सो सिग्नल द डिमाइस ऑफ इल फेटेड CTBT। CTBT की अगर मैं बात करता हूँ तो इसका फुल फॉर्म बनता है न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। CTBT ट्रीटी का फुल फॉर्म बनता है, अगर मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ तो यहाँ पर बनता है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। तो इसको भी अब यहाँ पर खत्म करने की बात की, कुड बी द फर्स्ट साइन कि इसको यहाँ पर खत्म किया जा सकता है और न्यूक्लियर टेस्टिंग को अब रिज्यूम करने वाला है अमेरिका। तो क्या दुनिया फिर से एक नई आर्म रेस, एक नई न्यूक्लियर रेस में शामिल होने वाली है? तो ये वक्त बताएगा। इस पूरे आर्टिकल में इसी के बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है। थर्ड आर्टिकल की बात करते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में, तो है पैंडेमिक एंड पैनिक। पैंडेमिक के दौरान किस तरह से लोग पैनिक कर रहे हैं उसको लेकर ये आर्टिकल है। व्हाइल इंश्योरिंग डिस्टेंसिंग, गवर्नमेंट शुड नॉट ट्रिगर क्राउडिंग थ्रू द एब्रप्ट चेंजेस। यहाँ पर तमिलनाडु का एग्जाम्पल देते हुए कि लोग पैंडेमिक के दौरान पैनिक यहाँ पर ना करें, अवॉइड करें क्राउडिंग को, मेंटेन करें फिजिकल डिस्टेंसिंग। इसके अलावा लोग अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि आने वाले समय में जो भी रिस्ट्रिक्शंस है उनको हटाया जा सके। तो अगर लोग यहाँ पर फुल सपोर्ट करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग करेंगे, क्राउडिंग नहीं करेंगे, क्राउडिंग को अवॉइड करेंगे, तो समय के साथ जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उन रिस्ट्रिक्शंस को भी यहाँ पर खत्म किया जा सकता है। कुछ खास महत्वपूर्ण नहीं है तो इसके आप भी इसे इग्नोर कर सकते हैं आर्टिकल को रीड करने से। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं तो रोल बैक द डिस्ट्रस्ट। रोल बैक द डिस्ट्रस्ट, जो एक अविश्वास की भावना उत्पन्न हुई है उसको दोबारा से विश्वास की भावना में तब्दील करना। एंड रिमेंबर दी कोर वैल्यूज, और जो कोर वैल्यूज है उनको याद करने की बात यहाँ पर की गई है। सोशल रिलेशंस आर फ्रेजाइल एंड नीड कांस्टेंट नर्सिंग। सोशल पीस इज अ प्रीरिक्विजिट फॉर प्रोग्रेस। यहाँ पर जो बात की गई सोशल वैल्यूज की गई है और ट्रस्ट दोबारा से फिर से कैसे लाया जाए, कांस्टेंट नर्सिंग की यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। अगर हम लोग कोर वैल्यूज़ पर काम करें और लोगों को दोबारा से यहाँ पर ट्रस्ट में लेने का प्रयास करें तो यहाँ पर उसी को लेकर ये पूरा आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया है।
इंडिया के साथ साथ इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज के बारे में भी बात की गई। तो पूरी तरह से वैचारिक आर्टिकल है। अपने विचार यहाँ पर हामिद अंसारी साहब ने, जो कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उनके द्वारा ये आर्टिकल यहाँ पर लिखा गया और बहुत सारे ऐतिहासिक तथ्यों को भी उन्होंने समेटा है। हामिद अंसारी जी हमारे देश के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं, इसलिए ये आर्टिकल उनकी पर्सनैलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन सकता है। आप चाहें तो रीड कर सकते हैं, बाकी बहुत कुछ खास आपको इसमें इंपॉर्टेंट देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर करंट के मुद्दे पर बात इसमें नहीं की गई है। नेक्स्ट आर्टिकल, प्रोटेक्टिंग द पुअर फ्रॉम बिकमिंग पुअरर, यानी कि गरीब को हमें बचाना है, उसे हमें सुरक्षा देनी है ताकि वो और गरीब यहाँ पर ना हो जाए। Governments need to take a long-term view of mitigating the health and economic effects of COVID-19। तो सरकार को यहाँ पर एक लंबे और एक लॉन्ग व्यू के साथ यहाँ पर पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है, ताकि कोरोना वायरस के खत्म होने तक जो इकोनॉमिक इफेक्ट्स इस पर पड़े हैं, हेल्थ इफेक्ट्स इस पर पड़े हैं, इनको और बेहतर तरीके से डील किया जा सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि गरीब इतना गरीब हो जाए कि बिल्कुल वो जीने लायक ना बचे, यानी कि कोविड-19 के खत्म होते होते, कोरोना का खत्म करते करते कहीं हम गरीब को ही खत्म ना कर दें, या गरीब को इतना गरीब ना कर दें कि वो किसी भी तरह से अपने पांव पर खड़ा ना हो सके। ये हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बुरा यहाँ पर साबित होगा। तो हमें यहाँ पर गरीबों को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है, उनके लिए लॉन्ग टर्म प्लान बनाने की ज़रूरत है ताकि उनको और गरीब होने से रोका जा सके। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कार्टून मैसेज की। तो कार्टून मैसेज में यहाँ पर 60 डेज के लिए जो इमिग्रेशन पॉलिसी को यहाँ पर चेंज किया गया है कि अमेरिका ने जो कहा है कि उनकी जो प्रवासी जो अप्रवासियों की जो पॉलिसी बनती है कि कोई भी व्यक्ति अमेरिका में जाकर कुछ समय के लिए वहाँ पर कोई जॉब, कोई बिजनेस या किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो सकता है, तो अगले 60 दिनों तक अमेरिका किसी भी तरह की इमिग्रेशन पॉलिसी पर काम नहीं करेगा। 60 दिनों के लिए अमेरिका में इमिग्रेशन बंद है, कोई भी व्यक्ति अप्रवासी के तौर पर अमेरिका में नहीं जा सकता। तो 60 दिन के लिए इसे रोक दिया गया है। तो यहाँ पर एक तंज कसता हुआ ये कार्टून मैसेज, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो छोटे छोटे कोरोना वायरस को यहाँ पर दिखाया गया है और ये लिखा हुआ है कोरोना वायरस आपस में बात कर रहा है, एक दूसरे से कोरोना वायरस बात कर रहा है और ये कह रहे हैं क्या ये जो 60 दिन का यहाँ पर बैन लगाया गया है इमिग्रेशन पॉलिसी पर, क्या ये हमारे लिए है? तो दूसरा कोरोना वायरस कहता है नहीं भाई, ये हमारे लिए नहीं है, ये तो इमिग्रेंट्स के लिए है, ये अप्रवासियों के लिए, हमारे लिए नहीं। हम तो अमेरिका, जैसे कि आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा इफेक्टेड कंट्री है वर्तमान में, अगर हम लोग बात करें सबसे ज़्यादा इफेक्ट अमेरिका को ही यहाँ पर हुआ है। तो आप समझ गए होंगे कि इमिग्रेशन पॉलिसी पर ज़्यादा फोकस को दिखाते हुए और कोरोना पर ज़्यादा कड़े कदम ना उठाते हुए ये कार्टून मैसेज यहाँ पर पब्लिश किया गया है। एक दिन पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल आपका छपा हुआ था द इंडियन एक्सप्रेस में, जो कि किस्सा खवानी बाजार मैसेकर से जुड़ा हुआ था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, नरसंहार हुआ था एक, उसको लेकर ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास रहेगा, तो चलिए इस आर्टिकल को हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर डिस्कस करते हैं। किस्सा खवानी बाजार मैसेकर, जैसे कि हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड सुनते हैं, उस तरह से किस्सा खवानी बाजार में भी एक नरसंहार हुआ था, लेकिन उसके अब 90 ईयर्स यहाँ पर पूरे हो रहे हैं और ये मूवमेंट हुई थी 23 अप्रैल को। जी हाँ, 90 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं किस्सा खवानी बाजार नरसंहार के। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल बनता है, यूपीएससी में भी यहाँ से क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। किस्सा खवानी बाजार was the site of massacre perpetrated by the British soldiers against non-violent protesters of the खुदाई खिदमतगार मूवमेंट in 23 अप्रैल 1930, यानी कि 23 अप्रैल 1930 को एक मूवमेंट चलाई गई थी, एक आंदोलन चलाया गया था, नाम बनता है खुदाई खिदमतगार, जिसके तहत एक जगह बनती है, नाम है किस्सा खवानी बाजार। वहां पर ब्रिटिश सोल्जर्स के द्वारा शांतिपूर्ण ढंग से जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन पर वहां पर क्या हुआ, हिंसा की गई और उनको वहां पर मौत के घाट उतारा गया था। जिस तरह से हिंसा की गई थी आप सभी को याद होगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर ने भी वहां पर जो भीड़ थी वो शांति सभा का आयोजन कर रही थी, उन पर उन्होंने गोलियां चलवाई थी। ठीक उसी तरह से और भी इसके बारे में यहाँ पर जानेंगे और समझेंगे। द खुदाई खिदमतगार वाज अ नॉन वायलेंट मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि जो भारतीय उपमहाद्वीप है इसमें गलत तरीके से, अवैध तरीके से जिस तरह से अंग्रेजों ने अधिकार अपना जमाया था, उनको वहां से हटाने के लिए एक चलाया गया नॉन वायलेंट, मतलब कि अहिंसात्मक ये एक आंदोलन था। इस तरह के अहिंसात्मक आंदोलन महात्मा गांधी भी चलाते रहे हैं और इसी तरह का एक आंदोलन खुदाई खिदमतगार चलाया गया था अंग्रेजों को भारतीय सरजमी से भगाने के लिए।
अब्दुल गफ्फार खान साहब के द्वारा, जो कि एक पश्तूनी फ्रीडम फाइटर थे इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान बीच के हिस्से में आपका पड़ता है। तो अब्दुल गफ्फार खान साहब के द्वारा चलाई गई ये एक मूवमेंट थी, इसको याद रखिएगा। नाम बनता है खुदाई खिदमतगार। खुदाई खिदमतगार का मतलब होता है खुदा का सेवक या द सर्वेंट ऑफ गॉड। ओके, फर्स्ट टाइम द मूवमेंट टर्न पॉलिटिकल, पहली बार ऐसा हुआ कि इस मूवमेंट ने एक राजनीतिक मोड़ लिया, लीडिंग टू द ब्रिटिश टेकिंग नोटिस ऑफ इट्स ग्रोइंग प्रोमिनेंस इन द रीजन। और इस इलाके में नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस के इलाके में अब्दुल गफ्फार खान साहब की बढ़ती ताकत और उनका बढ़ता यूँ कहें कि प्रतिनिधित्व, और लोग उनको धीरे धीरे उनसे इन्फ्लुएंस होने लगे थे। तो अंग्रेज़ों को अब लगा कि ये हमारे शासन के लिए, हमारे अधिकार के लिए ये एक चुनौती बन रहे हैं, तो इनको हटाना उन्होंने ठीक समझा। इसी तरीके से उन्होंने क्या किया, फॉलोइंग द अरेस्ट ऑफ द खान, उन्होंने अब्दुल गफ्फार खान को अरेस्ट किया एंड अदर लीडर्स को भी अरेस्ट किया। 1929 में द मूवमेंट फॉर्मली ज्वाइन द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जब 1929 में अब्दुल गफ्फार खान साहब को यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया और दूसरे लीडर्स को अरेस्ट कर लिया गया, तो फिर खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को किसने सपोर्ट दिया? तो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट नेशनल कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ यहाँ पर जुड़ जाती है। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई थी, ये तो आप सभी जानते हैं, ए ह्यूम के द्वारा। ए ह्यूम साहब एक ब्रिटिश थे, आप सभी को याद होगा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने फिर खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को आगे बढ़ाया। आफ्टर दे फेल्ड टू रिसीव द सपोर्ट फ्रॉम द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की बात करें तो बेसिकली ये मूवमेंट मुस्लिम्स के द्वारा, मुस्लिम लीडर्स के द्वारा ही चलवाई जा रही थी, लेकिन जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, उनकी गिरफ्तारी हो गई, तो इस मूवमेंट को ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने कोई सपोर्ट यहां पर प्रदान नहीं किया, जिसके बाद खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने यहां पर ज्वाइन किया, या यूं कहें कि खुदाई खिदमतगार के लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस को अपने साथ, अपने सपोर्ट में लिया। Members of the Khudai Khidmatgar were organized and men stood out because of the bright red shirts they wore as uniforms while the women wore black garments। यानी कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट्स के तहत लोगों ने प्रतीक के तौर पर, सिंबल के तौर पर किस तरह के कपड़े पहनना शुरू किया? तो उस मूवमेंट के दौरान, उस आंदोलन के दौरान अगर आप किसी पुरुष को लाल कपड़ों में देखते थे, एक लाल कपड़ों की यूनिफॉर्म में देखते थे, तो इसका मतलब ये होता था कि वो व्यक्ति खुदाई खिदमतगार मूवमेंट को सपोर्ट कर रहा है। महिलाओं ने भी इस मूवमेंट को सपोर्ट करने के लिए काले कपड़े यहाँ पर धारण किए थे। तो याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के तहत पुरुषों के द्वारा और महिलाओं के द्वारा किन किन कलर्स के या किन किन रंगों के कपड़े आपके पहने गए थे। तो खुदाई खिदमतगार मूवमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं, अपोज पार्टीशन, इस मूवमेंट ने यहाँ पर बंटवारे का भी विरोध किया था कि बंटवारा ठीक नहीं है। स्टैंस दैट मैनी इंटरप्रिटेड as the movement not being in the favor of the creation of the independent nation of Pakistan। और खुदाई खिदमतगार मूवमेंट के जो लोग थे वो बंटवारे का तो विरोध करते ही थे, और उन्होंने एक इंडिपेंडेंट कंट्री पाकिस्तान के क्रिएशन के लिए, जो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग चाहती थी, मोहम्मद जिन्ना चाहते थे कि एक अलग आज़ाद मुल्क हो मुस्लिम्स का, उसके कॉन्सेप्ट को यहाँ पर नकार दिया था। तो इन्होंने भी इसका विरोध किया था। लेकिन अगर आपके दिमाग में चल रहा है कि किस्सा खवानी बाजार में जो नरसंहार हुआ था उसका रीज़न क्या था, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि अब्दुल गफ्फार खान एंड दी अदर लीडर्स वेर अरेस्टेड ऑन 23 अप्रैल 1930। दोबारा 1930 में अब्दुल गफ्फार खान साहब को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उस समय खुदाई खिदमतगार आंदोलन काफ़ी बड़े स्तर तक फैल चुका था और अंग्रेजों के लिए एक चुनौती बन चुका था। बाय ब्रिटिश पुलिस आफ्टर ही गेव अ स्पीच at a gathering in the town of the उजमंताई। उजमंताई नाम का टाउन था इन दी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। तो यहाँ पर अब्दुल गफ्फार खान साहब ने एक भीड़ को संबोधित किया, उसको एड्रेस किया, उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया, जिसमें अंग्रेज़ों के खिलाफ बातें की गई थी। तो बट ऑब्वियस है कि उनको यहाँ पर गिरफ्तार किया ही जाएगा, ठीक है। और लोगों को भड़काने के आरोप में वहाँ पर उनको गिरफ्तार किया। एंड प्रोटेस्ट स्पिल्ड इनटू द किस्सा खवानी बाजार इन पेशावर। ये कहाँ बनता है? ये पेशावर पाकिस्तान में बनता है। ऑन द डे ऑफ द खान्स अरेस्ट, तो जिस दिन अब्दुल गफ्फार खान साहब को अरेस्ट किया गया उसी दिन किस्सा खवानी बाजार पेशावर में, वहाँ पर
जो प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे उनको अलग थलग किया गया। ब्रिटिश सोल्जर्स इंटर द मार्केट, जो अंग्रेजी सिपाही थे वो बाजार के अंदर इंटर करते हैं। डिस्पर्स, लोगों को वहां पर भीड़ को तितर बितर करने का उन्होंने प्रयास किया। दैट हैड रिफ्यूज टू लीव एंड ब्रिटिश आर्मी व्हीकल्स ड्रोव इनटू द क्राउड्स। जो भीड़ थी उन्होंने उस जगह को छोड़कर जाने का जो मन था वो वहां पर उन्होंने हटा दिया कि नहीं, हम इस जगह को छोड़कर नहीं जाएंगे। आपने हमारे लीडर्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया है। एंड किलिंग सेवरल प्रोटेस्टर्स एंड द बाईस्टैंडर्स, तो जो लोग वहां पर इकट्ठा हुए थे खान अब्दुल गफ्फार खान साहब को सुनने के लिए, उन्होंने वहां पर स्पीच दी। उसके बाद उनको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद वहां पर ब्रिटिश सिपाहियों ने वहां पर बहुत ही दमन पूर्वक लोगों को वहां पर मारा। बहुत सारे प्रदर्शनकारियों को वहां पर मार गिराया और जो लोग किनारे खड़े हुए थे, आसपास खड़े हुए थे, उन लोगों को भी मार गिराया। तो इस नरसंहार को किस्सा खवानी बाजार नरसंहार कहा जाता है। हाल ही में इसके 70 साल यहाँ पर पूरे हुए हैं। और ये जो नरसंहार है किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है, तो याद रखिएगा खुदाई खिदमतगार आंदोलन से जुड़ा हुआ था, जिसको लीड कर रहे थे अब्दुल गफ्फार खान साहब। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, जिसका आंसर आपको वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद कमेंट बॉक्स में करना होगा कि अब्दुल गफ्फार खान साहब, जिनको सीमांत गांधी भी कहा जाता है, फ्रंटियर गांधी भी कहा जाता है, इन्हें भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था? व्हेन वाज अब्दुल गफ्फार खान अवॉर्डेड भारत रत्न? क्योंकि भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान होता है और अब्दुल गफ्फार खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें, या पहले ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इसका सही जवाब आपको मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताना है। आज की द हिंदू एडिटोरियल सेशन से आज जो हमने आर्टिकल लिया है, आज का जो आर्टिकल ऑफ द डे है वो है आपका सेफ रिटर्न। इस आर्टिकल की बात करते हैं। जो प्रीवियस आर्टिकल है खुदाई खिदमतगार मूवमेंट का, उम्मीद है वो आर्टिकल आप सभी को क्लियर रहा होगा। तो एक बार यस लिखकर मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि हाँ सर ये आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। एक बार लाइक कर दीजिएगा सेशन को अगर आपको सारी बातें यहाँ पर समझ में आती चल रही हों। नेक्स्ट आर्टिकल की बात करते हैं। अ मंथ आफ्टर वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रिंजेंट ग्लोबल लॉकडाउन्स वाज इम्पोज्ड इन इंडिया टू टैकल द पैंडेमिक, The travails of the migrant workers have shown no sign of ending। यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत में जो यहाँ पर लॉकडाउन किया गया है वो दुनिया के सबसे कठोरतम लॉकडाउन में से एक है। लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से जो आपके माइग्रेंट वर्कर्स हैं, जो कि एक शहर से या एक गांव से दूसरे किसी राज्य के शहर में जाकर काम करते हैं, उनकी जो परेशानियां हैं, उनका जो गम है, उनकी जो चिंताएं हैं, वो खत्म होने का यहाँ पर नाम नहीं ले रही। The government told the Supreme Court in the late March, सुप्रीम कोर्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट ने लेट मार्च यानी कि मार्च के अंत महीने में ये बताया था that the arrangements had been made to provide temporary shelters with food for the migrant workers, and as of then none of them was on the road। ये बात उन्होंने कही थी मार्च लेट में, या यूँ कहें कि मार्च के अंत में, कि इन सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को ये बोला गया था कि टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए गए हैं और फूड, जो माइग्रेंट वर्कर्स के लिए जो फूड की व्यवस्था है वो भी करा दी गई है। अब कोई भी माइग्रेंट वर्कर सड़कों पर नहीं है। ये बात सरकार ने तब कही जस्ट डेज आफ्टर द लॉकडाउन हैज ट्रिगर्ड एन एक्सिडस ऑफ द पीपल ऑफ देयर नेटिव प्लेसेस। एक्सिडस का मतलब यहाँ पर जो बनता है वो ये बनता है कि लोगों ने कूच करना जब शुरू किया। एक्सिडस का क्या मतलब बनता है? लोगों ने कूच करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह जाना शुरू कर दिया। उससे कुछ ही दिनों पहले सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बताया था कि हमने माइग्रेंट वर्कर्स के लिए टेम्पररी शेल्टर्स बना दिए हैं, फूड का अरेंजमेंट कर दिया है। लेकिन उसके बावजूद भी लाखों की संख्या में जो आपके प्रवासी मजदूर हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको हमने सड़कों पर देखा कि वो पैदल ही अपने घरों की तरफ चल दिए। बट रिपोर्ट्स हैव शोन दैट थाउजेंड्स कंटिन्यू टू ट्रेवल। लेकिन हम सभी जानते हैं, ये न्यूज चैनल्स पर भी दिखाया गया, रिपोर्ट्स में भी बताया गया कि हजारों की संख्या में जो मजदूर थे टू ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंस, मोस्ट ऑफ देम बाई फुट, यानी कि मोस्टली उनमें से पैदल ही चलना शुरू कर दिया, अपने घरों की तरफ पैदल ही चल पड़े। टू एस्केप डिस्ट्रेस कंडीशंस और टू देयर फैमिलीज, अपने परिवार की चिंताओं में और आगे चल के समस्याएं और बढ़ ना जाए इसको लेकर उन लोगों ने घर की तरफ पैदल ही कूच कर दिया कि भाई आज नहीं तो कल अपने घर तो पहुंच जाएंगे, समस्याओं में कुछ राहत तो मिलेगी। मीनवाइल लैक्स ऑफ वर्कर्स who were dependent upon daily and casual labor are still stranded in Mumbai and Delhi without wages।
बहुत सारे ऐसे वर्कर्स भी हैं, ऐसे लाखों वर्कर्स हैं जो कि डेली वेज कमाते हैं और कैजुअल लेबरिंग करते हैं। कैजुअल लेबरिंग का मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि कभी कभी उनको वो लेबरिंग मिलती है, कभी कभी उनको मजदूरी के लिए काम मिलता है, कभी कभी उन्हें मजदूरी के लिए काम नहीं मिलता। वो भारत के मुंबई और दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में रहते हैं और प्रतिदिन जो कमाते हैं, प्रतिदिन जो मजदूरी करते हैं, उसी पर उनका गुजारा होता है। तो अभी भी लाखों ऐसे मजदूर हैं जो कि मुंबई और दिल्ली जैसे शहरों में फंसे हुए हैं। द फंक्शनिंग ऑफ द शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस, तो उनके लिए बोला गया है कि आपके लिए शेल्टर्स बना दिए गए हैं, लेकिन यहाँ पर आर्टिकल में राइटर ये लिखता है कि फंक्शनिंग ऑफ शेल्टर्स इन सेवरल प्लेसेस हैज बीन अनइवन अक्रॉस स्टेट्स एंड मेट्रोपोलियन सिटीज। लेकिन जो शेल्टर्स होम बनाए गए हैं वो अनियमित है, मतलब कि यहाँ पर नियमित तौर पर लोगों को खाना पानी नहीं मिल रहा है, नियमित तौर पर लोग इनकी सर्विसेज नहीं ले पा रहे हैं। तो ये कहना कि केवल कि उनके लिए हमने शेल्टर्स होम बना दिए हैं और लाखों वर्कर्स अगर मुंबई और दिल्ली में फंसे हुए हैं तो वो वहाँ पर जाकर रह सकते हैं, उनको खाने और पीने की कोई आवश्यकता या कोई दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी, तो अनियमित तौर पर वो काम कर रहे हैं, तो ऐसे में उनके लिए चिंता यहाँ पर वैसे भी बढ़ जाती हैं। आगे ओके, विद द ऑनगोइंग लॉकडाउन हर्टिंग द इकोनॉमी, हम सभी जानते हैं कि जो लॉकडाउन आपका चल रहा है इससे अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान हो रहा है। द फाइनेंस मिनिस्टर्स रिलीफ मेजर्स हैव बीन इनसफिशिएंट टू प्रोवाइडिंग फॉर देयर नीड्स। तो वर्तमान में जो वित्त मंत्री के द्वारा यहाँ पर राहत पैकेज की घोषणा की गई थी, तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि वो इनसफिशिएंट है, कि लोगों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके, ऐसा पॉसिबल यहाँ पर नजर नहीं आता है। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो वित्त मंत्री ने यहाँ पर जो घोषणा की है, जो रिलीफ पैकेज यहाँ पर लॉन्च किया है, वो लोगों की जरूरतों पर पूरा या खरा यहाँ पर नहीं उतर रहा। तो लोगों को अभी भी यहाँ पर जरूरत है उनको खाना पानी पहुँचाने की, या कुल मिला के इतना तो किया ही जा सकता है कि जैसे तैसे उनको उनके नेटिव प्लेसेस पे, यानी कि जहां से वो लोग आए हैं, जहां पर उनका गांव है, उनको वहां पर वापस छोड़ दिया जाए। सम माइग्रेंट वर्कर्स हु स्टेयर का मतलब हो जाता है जो अभी भी चिंतित है, उनको ये साफ नजर आ रहा है एट अ कंटिन्यूइंग लॉस ऑफ लिवलीहुड। उनको पता है कि जीविकोपार्जन के लिए, अपना पेट पालने के लिए जो उनके लिए जो कमाई होती थी, जो प्रतिदिन की मजदूरी मिलती थी, वो प्रतिदिन का लॉस तो हो ही रहा है। इन देयर एडॉप्टेड प्लेसेस ऑफ वर्क, जहां जहां भी वो काम कर रहे थे, कोई भी मजदूर दिल्ली में काम कर रहा है तो कोई मुंबई में काम कर रहा है, कोई चेन्नई में काम कर रहा है, कोई बेंगलुरु में काम कर रहा है, आर बेटर ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द सोशल सेफ्टी नेट्स एंड फेमिलियर सपोर्ट स्ट्रक्चर इन देयर नेटिव प्लेसेस। तो इनकी समस्या ये है कि ये लोग इन बड़े बड़े शहरों में फंसे हुए हैं और सबके मन में ये आता है कि अगर हम अपने गांव पहुंच जाएंगे तो अपना गुजारा तो हो जाएगा, क्योंकि गांव में क्या है, उनकी फैमिली है। कहीं ना कहीं जब वो अपने नेटिव प्लेस में जाएंगे, अपने जन्म स्थान पर जाएंगे, गांव में जाएंगे, तो उन्हें कुछ ना कुछ सपोर्ट वहां पर मिल ही जाएगा। शहर में फंसे हैं, गांव से दूर हैं, सपोर्ट से दूर हैं और वहां पर सुविधाएं इतनी बेहतर नहीं है कि ये लोग आगे आने वाला समय भी गुजार सकें, क्योंकि अभी कुछ नहीं पता कि लॉकडाउन आगे बढ़ेगा या नहीं। रीस्टार्टिंग वर्क अंडर दी मनरेगा, मनरेगा का फुल फॉर्म बनता है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। आप सभी मनरेगा के बारे में जानते ही हैं। दैट वेंट डोरमेंट, डोरमेंट का मतलब हो जाता है निष्क्रिय हो जाना या बिल्कुल ना के बराबर जिसमें काम हो रहा था, इन द अर्लियर पीरियड ऑफ द लॉकडाउन। तो अगर मैं बात करता हूँ मनरेगा योजना के बारे में, तो लॉकडाउन से पहले मनरेगा जो योजना थी बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी थी, यानी उसमें कामकाज कुछ खास था नहीं और लोगों को मजदूरी इसमें नहीं मिलती थी। लेकिन अब सरकार ने ये कहा है और सरकार का ये कहना भी है और लोगों को भी ये लगता है कि मनरेगा के तहत फिर से काम शुरू हो रहा है, तो गांव में ही हमें मनरेगा के तहत मजदूरी मिल जाएगी, शहरों में तो रोजगार है नहीं। हैज प्रोवाइडेड एन इंसेंटिव फॉर वर्कर्स टू लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस। अगर हम बात यहाँ पर करते हैं कि लीव फॉर देयर नेटिव प्लेसेस, तो बात यहाँ पर ये कर रही कि अब इन लोगों को ये लगता है कि शहरों में तो इनको रोज की मजदूरी मिल जाती थी, लेकिन अब लॉकडाउन के हालात हैं, तो अगर जैसे तैसे करके अगर गांव पहुंच गए तो फिर क्या होगा कि मनरेगा के तहत मजदूरी ही कर लेंगे, जो रीस्टार्ट होने वाला है काम, जिसके तहत वर्कर्स को वहां पर मजदूरी के तौर पर पैसा मिल जाएगा जो कि डायरेक्ट उनके खातों में आएगा। तो अब इन मजदूरों को एक ही उम्मीद नजर आ रही है कि वापस अपने नेटिव प्लेसेस में पहुंचते हैं, वापस अपने गांव चलते हैं और मनरेगा के तहत मजदूरी करेंगे। भैया अब शहर में अपने लिए कुछ नहीं रखा। It is evident that the option of keeping workers at their respective places is no longer viable and the center must work at ways to allow their ट्रांसपोर्ट टू देयर नेटिव प्लेसेस। यानी कि ये बोला गया है कि अभी ये वर्कर्स जहां जहां भी फंसे हुए हैं और लंबे समय तक, अगले 3-4 महीनों तक अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि ये वर्कर्स उन्हीं जगहों पर फंसे रहें, तो ये पॉसिबल भी नहीं है और ये व्यवहारिक भी नहीं है।
कि अब समय आ चुका है कि लॉकडाउन का लगभग 1 महीना आपका गुजर चुका है, तो अब इन मजदूरों को इनके नेटिव प्लेसेस पर, इनके जन्म स्थान पर, इनके गांव तक पहुंचाया जाए। इसके लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम शुरू किया जाए और वो रास्ते खोले जाएं जिससे ये वर्कर्स अपने गांव वापस पहुंच सकें। लेकिन इसमें भी ध्यान ये रखना होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो, ओवर क्राउडिंग ना हो। लेकिन अब कोशिश ये करनी चाहिए कि इन वर्कर्स उनके घर जाने के लिए रास्ता देना चाहिए। ये वर्कर्स अपने घर पहुंचेंगे तो बेहतर तरीके से वहां पर काम कर पाएंगे, इनकी परेशानियां भी कम होंगी और इनके गांव वालों की परेशानियां भी कम होंगी। बात यहाँ पर करते हैं कि इंडिया अमंग द एशियन कंट्रीज, भारत उन एशियाई देशों में से एक है, सच एज दी इट्स नेबर्स, जो कि उनके पड़ोसी देश हैं इन दी सब कॉन्टिनेंट, जैसे कि मलेशिया है और दूसरे कंट्री हैं, has managed to avoid the high fatalities and infection rates that have been seen in Europe and North America। तो जिस तरह से हमने देखा कि कोरोना वायरस का जो कहर है, अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज है, इटली है और जर्मनी है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज, उसमें काफ़ी बड़े पैमाने पर लोगों की मौत हुई है, स्पेन है, उतने बड़े पैमाने पर जो मौतें हैं भारत में, और भारत के कुछ एशियन कंट्रीज हैं लाइक मलेशिया है और दूसरे कंट्रीज हैं, वहाँ पर इन्फेक्शन रेट्स और जो मौतें हैं उतनी दर्ज नहीं हुई। द लॉकडाउन हैज़ हेल्प, और लॉकडाउन ने ऐसा करने में मदद की, मतलब कि लॉकडाउन ने कोरोना वायरस को रोकने में और बड़े पैमाने पर हमारे देश में मौत का तांडव होने में मदद की है, कि उसको बचाया गया है। और लॉकडाउन यहाँ पर हमारे लिए हेल्पफुल साबित यहाँ पर हुआ है, बट इट हैज़ कम एट अ ह्यूज ह्यूमैनिटेरियन एंड इकोनॉमिक कॉस्ट। हम सभी ये जानते ही हैं कि इसकी वजह से मानवता को और हमारी देश की अर्थव्यवस्था को एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी है, क्योंकि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था हमारी यहाँ पर क्या हो चुकी है, चौपट हो चुकी है। लेकिन लॉकडाउन अच्छा डिसीजन रहा, सरकार ने समय से और काफ़ी कठोरता से लॉकडाउन का पालन करवाया, ये एक अच्छा रीज़न भी है। लेकिन द क्वेश्चन ऑफ वेदर टू एक्सटेंड अ लॉकडाउन, लेकिन क्या 3 मई के बाद भी लॉकडाउन आगे बढ़ाया जाएगा? Amid an economic crisis is a moral dilemma that can be resolved only through the practical steps that compensate the poor and the workers in the unorganized sector and protect of the old and the infirm। बात यहाँ पर की जा रही है कि अगर लॉकडाउन को बढ़ाया जाता है तो इससे हमारे देश में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, हमारे अर्थव्यवस्था और ज़्यादा क्राइसिस में फंस जाएगी। तो एक ये मोरल डिलेमा भी है, जो भी हमारे देश के लीडर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके दिमाग में एक ये दुविधा है कि क्या लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए। अगर बढ़ाया जाएगा तो इकोनॉमिक क्राइसिस और बढ़ सकता है, और नहीं बढ़ाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि कोरोना वायरस की संख्या और उनके मामलों की संख्या और उनसे होने वाली मौतों की संख्या देश में तेजी से बढ़ जाए। इसको एक ही तरीके से प्रैक्टिकली रिजॉल्व किया जा सकता है कि जो गरीब हैं, जो वर्कर्स हैं, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जो बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं और जो कमज़ोर हैं, कमाने में सक्षम नहीं हैं, उनको कंपनसेट किया जाए। कंपनसेट मतलब कि उन्हें क्षतिपूर्ति दी जाए। महाराष्ट्र की बात यहाँ पर की गई है। द स्टेट विद द हाईएस्ट इंसिडेंट ऑफ कोविड-19 केसेस, हमारे देश के सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र में देखने को मिले हैं। बिसाइड्स हैविंग द लार्जेस्ट नंबर ऑफ माइग्रेंट वर्कर्स, इसके अलावा भी अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो माइग्रेंट वर्कर्स की संख्या है वो भी हम महाराष्ट्र में ही देखते हैं। हैज़ urged the center to plan and resume railway services for the laborers once the lockdown ends on May 3rd. It is a request of the center must heed। तो यहाँ पर महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा जो यहाँ पर रिक्वेस्ट की जानी चाहिए कि 3 मई के बाद, 3 मई जिसमें 3-4 दिन ही अब आपके बाकी हैं, तो रेलवे सर्विसेज के 3 मई के बाद रेलवे सर्विसेज को यहाँ पर ओपन किया जाए। कम से कम उन लेबर्स के लिए, उन मजदूरों के लिए तो खोल ही दिया जाए जो अपने गाँव जाना चाहते हैं, क्योंकि इससे क्या होगा कि लंबे समय तक अगर आप लॉकडाउन रखना भी चाहते हैं तो कम से कम उन मजदूरों को निकलने के लिए थोड़ा समय मिल जाएगा और वो अपने नेटिव प्लेसेस पर पहुंच जाएंगे और उनसे उनकी दुविधाएं और चिंताएं यहाँ पर कम होगी। इस रिक्वेस्ट पर केंद्र सरकार को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। आगे यहाँ पर यह भी लिखा हुआ है, इट इज़ फ्यूटिल ट्राइंग टू ब्लेम वर्कर्स फॉर फ्लॉकिंग टू रेलवे स्टेशन एज हैड हैपेंड इन मिड अप्रैल। हमने अप्रैल के मध्य में देखा था कि मुंबई के एक रेलवे स्टेशन पर हज़ारों की संख्या में वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो इकट्ठा हो गए थे। लेकिन यहाँ पर केवल वर्कर्स को ही जिम्मेदार ठहराना या उनको ही एकत्र होने का ब्लेम करना, ये व्यर्थ है, ये ठीक नहीं है। स्टेट्स सच एज मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश आर ऑल्सो गियरिंग अप टू फैसिलिटेट द रिटर्न। अगर हम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ की राज्य सरकारों ने इन वर्कर्स को वापस अपने राज्य वापसी के लिए कदम उठाए हैं, जो कि सराहनीय है और उनका वेलकम किया जाना चाहिए। अलाउइंग माइग्रेंट ट्रेवल इन अ सेफ वे बाय ट्रेन दैट प्रोवाइड्स
फॉर द नेसेसरी फिजिकल डिस्टेंसिंग इज द लीस्ट दैट द गवर्नमेंट कैन डू। वर्तमान समय में तो यही किया जा सकता है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद हमें क्या करना चाहिए कि ट्रेन के माध्यम से जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं वो अपने अपने गांव वापस जा सके, ये सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए। और अगर ये माइग्रेंट वर्कर्स बहुत ही सुरक्षित तरीके से ट्रेन के माध्यम से अपने अपने गांव पहुंच जाते तो इससे अच्छा क्या होगा। और इनके वापसी या गांव वापसी के समय फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाए, और जो कि सरकार यहाँ पर कर सकती है। और होगा ये कि जो ये मजदूर लाखों की संख्या में शहरों में फंसे हुए हैं, परेशान हो रहे हैं, ये अपने गांव जाएंगे, अपने जन्म स्थान पहुंचेंगे, कुछ नहीं तो मनरेगा के तहत मजदूरी ही करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं होगा फिर भी गांव में ऐसा सपोर्टिंग सिस्टम आपका मौजूद है जिसके तहत इन लोगों को कम से कम जीविकोपार्जन के लिए और अपने परिवार का सपोर्ट वहां पर मिल सकेगा, जिससे ये लोग और परेशान नहीं होंगे। उम्मीद है ये आर्टिकल आपको क्लियर हो चुका होगा, तो एक बार यस लिखकर बता दीजिए कि यस सर ये आर्टिकल बिल्कुल क्लियर हो चुका है। जितने भी लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, इस यूट्यूब चैनल पर जुड़ रहे हैं, तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और जो बेल आइकन है उसे प्रेस जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिल सकें हर वीडियो की। आज के लिए इस वीडियो में दोस्तों और मेरे साथियों इतना ही, फिर मिलेंगे आप सभी के साथ एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।